वेलकम स्टूडेंट्स। तो CDS2 2023 फिजिक्स PYQ में दोबारा से आपका स्वागत है। अगले जो क्वेश्चन है बेटा उनके बारे में हम बात करते हैं। कल जो वो CDS1 के एग्जाम के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे जो काम है वो हमारे पास क्या है, CDS2 के एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना उनके बारे में हम डिस्कशन जो है ना वो कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या कह रहा है, सुनेंगे ध्यान से कि स्क्रीन पे क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको। आपके पास जो क्वेश्चन है उसने क्या बोला है, पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली वो देख पा रही हैं, ठीक है। हिज आइज बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वो जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है जी। पॉसिबल रीजंस, तो बेटा ये जो है पहले पूरा जो है ना मतलब कि इसके बारे में कंसेप्ट ही समझ लेते हैं कि हमारी आइज में क्या क्या मेजर डिफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, क्या उनके रीजंस हैं, क्या उनकी रेमेडीज जो है वो हो सकती हैं। उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो काम जो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो या तो हमारा मायोपिया का हो सकता था या हाइपरमेट्रोपिया का। तो उनको पहले हम एक बार चेक करते हैं कि चीजें जो है वो कुछ कैसे हैं। तो मायोपिया के अंदर आप क्या देख रहे हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, एक्चुअल में जो इमेज है, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पे ना होके रेटिना से आगे एक पॉइंट है वहां पे जाके इमेज की फॉर्मेशन जो है ना वो हो रही है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं उनके बारे में हम अगली स्लाइड पे बात कर रहे होंगे। अभी के लिए आपने क्या जानना है कि अगर मैं मायोपिया के बारे में बात करता हूं तो मायोपिया वाला जो पोर्शन है, मायोपिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये हमें मायोपिया के लिए शो कर रखा है। मायोपिया के लिए अगर आप बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा जो दूर जो ऑब्जेक्ट है, दूर जो एक ऑब्जेक्ट हमारा था वहां पे रेज जो आ रही हैं वो आई लेंस से मिलेंगी और इमेज एक्चुअल में कहाँ बननी चाहिए, आप क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाते, ऑब्जेक्ट जो है वो आप क्लियरली देख पाते हैं। कब देख पाते हैं क्लियरली, जब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे तो इमेज रेटिना पे बन ही नहीं रही है, यहाँ पे तो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से आगे बन रही है। और रेटिना से अगर आगे बन रही है तो इमेज जो है वो आपको ब्लर जो है वो मिल रही होगी, आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्योर जो है वो क्या करा गया है, इसके लिए जो है वो एक कनकेव लेंस जो है वो यूज करा गया है। और ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर जो है सर वो भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो मायोपिया के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मायोपिया जो है उसको करेक्ट किया गया है कनकेव लेंस से, और कनकेव लेंस जो है उसकी पावर जो है सर वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। पावर जो है उसके लिए कैसी की जाती है, नेगेटिव पावर जो है ना वो हमारे कनकेव लेंस की होती है, ठीक है। और ज्यादातर जो है बेटा अगर मैं बात करता हूँ मायोपिया की, तो मायोपिया जो है मतलब कि कम एज वाले जो लोग हैं, ठीक है, कम एज पे जो ज्यादातर जो है वो कौन सा होता है, मायोपिया जो है ना वो हो रहा होता है, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है कि एक्चुअल में जो काम है वो क्या था हमारे पास कि इमेज जो है वो क्लियरली आप देख पाते हैं, कब देख पाते हैं, जब आपकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही हो, रेटिना पे बन रही हो। अगर रेटिना पे नहीं बन रही है, चाहे उसके आगे है चाहे पीछे है, तो आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे। तो वर्ड जो है वो आपने क्या यूज करना है यहाँ पे कि रेटिना से आगे बन रही है, रेटिना से आगे है तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, मायोपिया है। और इसको करेक्ट करने का जो तरीका है कि आपको सुटेबल फोकल लेंथ का एक कनकेव लेंस जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये काम जो है ना वो आपने देखना है। हाइपरमेट्रोपिया पे बात आते हैं। हाइपरमेट्रोपिया पे जो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो रेटिना के बाद एक पॉइंट है और रेटिना के बाद जाके जो है ना वो हमारे पास इमेज जो है वो बन रही है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो कन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के बारे में आप जानते हैं। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है और पावर जो है सर वो भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में जो इमेज है वो हमारी कहाँ बन जाएगी, जाके एक्चुअल में इमेज जो है वो रेटिना पे ही बन रही होगी। जो इमेज पहले कहाँ बन रही थी, रेटिना के पीछे बन रही थी, वो जो इमेज है वो आके कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे ही बनने लगेगी। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव जो है ना उसके अनुसार जो ये काम है ना वो हो रहा होगा बेटा। तो ये बातें जो है वो आपको पता है। मायोपिया में अगर मैं बात करता हूँ, और एक जो वर्ड है वो हमारे पास ये वाला केस जो किसके लिए है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो चीजें कुछ इस तरीके से हमारे पास चलेंगी। मायोपिया में अगर मैं बात करता हूं तो फार जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप क्लियरली देख पा रहे होते। हाइपरमेट्रोपिया में फार ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी क्लियरली, बट आप जो है वो यहाँ पे नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। एक टेबल में इनके और डिफरेंसेस जो है बेटा उनके बारे में हम बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से कि मायोपिया क्या कोज है, क्या उसकी रेमेडी है, क्या उसके जो है मतलब कि इफेक्ट्स जो हैं वो आपके पास होते हैं। तो मायोपिया में अगर मैं बात करता हूं तो मायोपिया जो है बेटा उसके बारे में अगर मैंने बात करी थी तो फार ऑब्जेक्ट्स आप नहीं देख पाते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप देख पाते हैं। तो दिख कहाँ का रहा होता है, नियर। तो नियर का मतलब क्या है, शॉर्ट। तो इसलिए इसका वर्ड जो है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं कि इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो बोलते हैं, ठीक है। आप जो है वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ये बात जो है वो आपने देखा है। अगली जो बात है वो आपने क्या देखी, अभी डायग्राम में हमने देखा था कि रेटिना से पहले जो है वो
इमेज बन जाती है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले जो है वो इमेज बन जाती है। और इसका कोज क्या है बेटा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस जो है उसका कर्वेचर जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसको करेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, कनकेव लेंस विच हैज फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी जो है बेटा उसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये जो है वो हमने किसके बारे में पढ़ा है, मायोपिया के बारे में। ऐसे ही अब जो है वो काम किसके बारे में कर रहे होंगे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में अगर आप बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया में आपने क्या पढ़ा था कि फार ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी क्लियरली बट यू आर अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए ये जो है इसको फार ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस जो है बेटा वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली अगर मैं बात करता हूँ हाइपरमेट्रोपिया या ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो काम है वो आपने क्या करना है, हाइपरमेट्रोपिया में आप जो है वो फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली देख पा रहे हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं। इसमें इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे जाके इमेज बन रही होती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रीजन है, रीजन क्या है कि फोकल लेंथ जो है वो क्या कर जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। इसको ठीक करने का उपाय जो मैंने बताया है, कन्वेक्स लेंस कह लो। कन्वेक्स लेंस जो कैसा होता है नेचर में, कन्वर्जिंग होता है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पावर पॉजिटिव और फोकल लेंथ जो है सर वो भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये काम जो है ना वो हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं कि हमसे जो बात हुई है वो बात क्या हो रखी है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली देख पा रहे हैं, मायोपिया है इसका मतलब। और मायोपिया के कारण के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। उसके बाद क्या बोला हुआ है, आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाती है, फोकल लेंथ जो है वो लार्ज बन जाती है। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, लार्ज। ये तो हाइपरमेट्रोपिया का केस था। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये बात जो है वो हमने पढ़ी थी किसके केस में, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल किसका है, मायोपिया। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से हम जाते हैं, बाई चांस आपको जो सारे ऑप्शन जो है वो याद नहीं रहते हैं, तो एलिमिनेशन से अगर आप जाएं तो काम जो बेटा वो क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये जो ऑप्शन है ये तो हमारा करेक्ट है। अभी हमने कहाँ पढ़ा है इसको, यहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि इसका कोस जो है वो एक्सेसिव कर्वेचर जो है वो हमारा हो जाता है किसका, आई लेंस का। तो ये जो बात है वो आपने सीखी थी। तो एक्सेसिव कर्वेचर जो है वो आई लेंस का, ये हमारे पास वर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। और आई बॉल जो है बेटा वो क्या कर जाती है, इलोंगेट कर जाती है। 1 और 4 ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो 1 एंड 4 ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि 1 एंड 4 जो है ना ये हमारे पास है। कर्वेचर बढ़ जाता है और आई बॉल जो है वो क्या कर जाती है, इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेशन वाला पोर्शन जो है ना वो मायोपिया के लिए वैलिडिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, इसको आपने जो है वो बड़े ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से रिलेटेड हमारे आ रहे होते हैं। अब जो काम है बेटा वो आपने क्या करना है, कंसीडर द जर्नी ऑफ अ कार रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो आपको दिखा रखा है और इस ग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि जर्नी जो है वो एक कार की जो है वो आपको शो करी गई है, ए बी सी। स्पीड जो है वो क्या दे रखी है, वी ए वी बी एंड वी सी। ये ऐसे है, वी सबस्क्रिप्ट में ए, वी बी एंड वी सी, ऐसे करके जो है ना वो हमारे पास क्या दे रखी है, स्पीड्स जो है वो दिखा रखी हैं। कल वाली क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि भाई काम जो है वो आपने करना क्या होता है, इनको अरेंज करना है आपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ग्राफ है उस ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ जो है उसके पास दो इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए। एक जो है वो ग्राफ का स्लोप है और एक जो है वो ग्राफ का क्या होता है, एरिया होता है। एक जो ग्राफ का स्लोप है और एक जो ग्राफ का क्या होता है, एरिया हमारे पास। स्लोप के लिए अगर मैं बात करता हूं तो स्लोप क्या होता है, वाई बाई एक्स। और एरिया के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एरिया क्या होता है, वाई इंटू एक्स। वाई की मल्टीप्लाई अगर हम किससे कर देते हैं, वाई इंटू एक्स अगर मैं कर देता हूं तो वाई इंटू एक्स जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया हमारे पास बन जाता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस, आपको बताना है कि कौन ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम दे रखा है, एक्स एक्सिस पे यू आर गिवन विद टाइम। तो अगर वेलोसिटी में जाना है तो वाई बाई एक्स, स्लोप के बारे में बात करनी पड़ेगी आपको। और स्लोप के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। हालांकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी होता है, लेकिन जैसे है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू देगा बेटा। और वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे स्लोप है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल, या मतलब कि आप इंक्लिनेशन देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आप जो है स्टीपनेस जो है वो चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल जो है वो क्या है, कुछ भी एंगल है। तो यहाँ पे एकदम एंगल जो है वो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे जो एंगल है उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मतलब कि स्लोप का मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल से है। तो सी का एंगल जो है वो सबसे कम है, सी का एंगल सबसे कम है। और बी का एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ सबसे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब सी का एंगल जो है वो सबसे कम है और बी के एंगल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बी का एंगल जो है वो सबसे ज्यादा है। और क्योंकि बी का एंगल जो है वो सबसे ज्यादा है तो बी पे वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, सी पे सबसे कम होगी।
तो अगर मैं बात करता हूँ बी पे सबसे ज्यादा होगी, सी पे सबसे कम, तो उसके बीच में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे देखा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं एंगल के बारे में बात करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, बी का, फिर जो एंगल है वो किसका है, ए का, और फिर जो एंगल है बेटा वो किसका है, सी का। तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रखा है, सुनेंगे ध्यान से। कनकेव मिरर जो है वो आपको दे रखा है बेटा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लगातार आपसे पूछे जाते हैं, इस पे आपने ध्यान देना है। कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। ठीक है, यू आर गिवन विद अ कनकेव मिरर, आपके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी है, 50 है। और ये कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है, और क्या कहा गया है, इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज जो बनाई गई है वो कहां बन रही है, वो उसके बारे में जो है वो आपने बात करनी है। आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हमारे पास क्या है, ये फोकल लेंथ है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपको दे रखा है। ठीक है जी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन के बारे में बात करनी है। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ की बात करता हूं तो फोकल लेंथ किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास है। तो रेडियस जो है वो कितना है, 50 है। फोकल लेंथ कितना हो गया, r/2। r की जगह 50 है, डिवाइडेड बाई 2 करा तो आंसर जो वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बेटा यू से लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कितनी दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे आपने रख रखा है। इस तरीके से काम। हालांकि साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव आपने लेना होता है। फोकल लेंथ, कनकेव मिरर हो, वैसे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कनकेव मिरर है चाहे कनकेव क्या है, लेंस है। कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ जो है सर वो कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। अब ये चीजें हैं। अब अगर आपको एक बात पता है तो यहाँ पे जो है वो फोकल लेंथ को भी वैसे अगर राइट अगर हमने लिखना है तो फोकल लेंथ जो है वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब मेन अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है बेटा वो आपने क्या डिस्कस करनी है कि अगर हम बात करते हैं तो कनकेव मिरर जो है वो आपको दिखा रखा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको पता थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो सर क्या निकाल ली, फोकल लेंथ। और बेटा आपको क्या पता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हो, फोकस पे। एक तरीके से ये फोकस पे तो रखा है, दोनों मैच ही तो कर रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही होती है, फोकस पे बन रही होती है। और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही होती है, इनफाइनाइट पे। ये दोनों बातें जो है आपको पता है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे बनेगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस पे, और फोकस पे अगर वो रखा था तो इमेज जो है वो कहाँ बन रही होगी, इनफाइनाइट पे बन रही होगी। ये चीजें जो है ना वो आपने डिस्कस करनी है। अगला जो है ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है। मून इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब पहले जो भी डिस्टेंस था वो अब मून को इतना पास ले आए हैं कि अब डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मासिस पे कोई चेंज नहीं है बेटा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन हो उनको आपने जो है ना वो एक कंपैरिजन से हमेशा करना चाहिए। कि अगर मैं बात करता हूं तो एक जो डाटा है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल है, और एक जो डाटा है सर वो हमारे पास क्या है, फाइनल है। अब अगर मैं बात करता हूं, एक बार जो नाम है वो क्या है, अर्थ है। दूसरा जो नाम है बेटा वो आपके पास क्या है, मून है। अर्थ का मास m मान लिया, अब भी जो मास है वो क्या रहा है सर, सेम रहा। मून का मास स्मॉल m माना तो अब भी जो मून का मास है वो कितना है, सेम रहा है। डिस्टेंस की बात करता हूं तो पहले डिस्टेंस d था, अब उसको पास ले आए हैं, और कितना पास ले आए हैं कि पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो अब जो डिस्टेंस है सर वो कितना हो गया है, d/2 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अगर पूरे कंसेप्ट के हिसाब से हम बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाई न्यूटन। न्यूटन साहब ने ये फॉर्मूला जो है वो दिया था बेटा कि अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, G पहला मास दूसरा मास डिवाइडेड बाई क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास है। अब नए वाले फोर्स के बारे में बात करेंगे तो नया फोर्स क्या होगा, G सेम रहा, पहला मास सेम है, दूसरा मास सेम है। अब डिस्टेंस जो है सर वो क्या हो गया, d/2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। कि अब जो डिस्टेंस है सर वो हमारे पास क्या हो गया, d/2 का स्क्वायर हमारे पास। इस तरीके से काम है। 2 ये लिखता हूं तो ये कितना हो गया, Gmm डिवाइडेड बाई कितना है, d स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो पहले के कंपैरिजन में जो फोर्स है वो कितना हो गया है, 4 गुना हो गया। पहले के कंपैरिजन में जो बात करी गई है, पहले के कंपैरिजन में जो फोर्स है वो क्या हो गया है, 4 टाइम्स हो गया। तो इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का कितना इंक्रीज कर गया है, 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि अगर हमारे पास एक मास m1 है, दूसरा m2 है, बेटा हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर।
कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्टिव। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास ही जाएंगे, ये कभी भी रिपल्सिव नेचर के नहीं होते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके लिए हो रहा होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो मासेस जो है वो हमारे पास क्या रहे हैं, सेम रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये मासेस जो है वो हमारे पास दोबारा से क्या रहे हैं, सेम। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, हाफ। तो फोर्स और डिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो अगर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर उसको हाफ करेंगे तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, उसमें क्या कहा गया है, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड। बेटा सोनिक बूम के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की स्पीड है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। सोनिक बूम में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो वो क्या हो रही होती हैं, सोनिक बूम में अगर हम चर्चा करते हैं तो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड से जो है वो मूव करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है वो पेंडुलम से रिलेटेड आपको दिखा रखा है, उसके अंदर मैं बात करता हूं, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ पेंडुलम एट वेरियस पोजीशन। पेंडुलम को अलग अलग पोजीशंस पे जो है वो दिखाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है सर वो इससे रिलेटेड ट्रू है, ये बात जो है ना वो आपने करनी है। तो पेंडुलम की अलग अलग पोजीशन जो है ना वो दिखा रखी होती है। बेटा वैसे अगर मैं बात करूं तो पेंडुलम दो पोजीशन के बीच में काम कर रहा होता है। एक जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या होती है, मीन पोजीशन, और एक जो है वो हमारी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूं तो दो पोजीशन हमारे पास होती हैं, एक मीन पोजीशन है और एक क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन पोजीशन को मान लो मैं एमपी कह देता हूं, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो हमने नाम क्या ले लिया, ईपी नाम ले लिया। कि दो पोजीशंस के बीच में एक पेंडुलम जो है वो मूव करता है, एक जो है वो हमारी क्या है, मीन पोजीशन है, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये बिल्कुल अगर मिड में अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पोजीशन है सर ये क्या पोजीशन है, मीन पोजीशन हमारे पास है। और ये बिल्कुल यहां से उठ के जो है वो इस तरफ अगर जा रहा है, तो ये जो पोजीशन है सर ये हमारे पास कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे लास्ट वाली पोजीशन मैंने ये मान ली। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ यहां से अगर मैं हाइट लेता हूँ, तो हाइट जो है जैसे जैसे हम एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ती है। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाइट बढ़ती है तो क्या बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। मतलब कि अगर आप मीन से कहाँ जा रहे हैं, एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट बढ़ेगी, और हाइट के बढ़ने से बेटा क्या बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है, अगर रेफरेंस पॉइंट इसको माना जाएगा, तो रेफरेंस पॉइंट अगर इसको माना जाएगा तो इस पे जो अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी है, 0 हमारे पास है। ये काम जो है ना वो आप लोगों ने करना है कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक की बात करूंगा तो जहां पोटेंशियल मिनिमम है वहां पे काइनेटिक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं पोटेंशियल को मिनिमम क्या मैक्सिमम कहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। तो अब जो चीजें हैं वो हमने करनी क्या कुछ है, पूछा क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अपने मन से अगर तुम बताओ तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, आर पे। इसने पीटी नाम लिया तो गलत हो गया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यू एंड एस, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सर आर पे होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ये ऑप्शन जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी नहीं, गलत बात है। पोटेंशियल सेम नहीं होगी हर जगह, जो बेटा वो टोटल एनर्जी सेम होती है। कौन सी एनर्जी सेम रहती है, टोटल एनर्जी। और ये किसने कहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने कहा है कि हर पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। बेटा कल भी हमने ये बातें डिस्कस करी हैं, चीजें वही होती हैं बस रिलेट कर रखी होती हैं। जैसे कल जो है वो हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर। साउंड वेव्स जो है कैसे नेचर की होती है, मैकेनिकल नेचर की। मैकेनिकल का मतलब क्या है कि दे रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता है, मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है किसमें, मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम जो है वो कैसा है। और आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, देन इन लिक्विड एंड देन इन केस ऑफ गैसेस। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कहाँ है, सॉलिड में। अब इनमें देखो गैस ऑक्सीजन में सबसे कम होगी, उसके बाद लिक्विड है वाटर में उससे कम होगी। अब बच क्या गया, ग्लास और स्टील। अब ग्लास और स्टील में अगर हम बात करते हैं तो ग्लास और स्टील में चीजें जो है वो कैसे चलेंगी कि स्टील जो है वो और ज्यादा डेंसर है, तो इसका मतलब स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। ये काम जो है ना बेटा वो आपने करना था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो डिपेंड करता है कि वो एंट्री कैसे ले रहा है। ठीक है जी, बी विद वेलोसिटी बी। फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में
v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए बेटा अगर मैं बात करता हूं ना, तो हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा, वेयर बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, क्यू इज योर चार्ज, वी इज योर वेलोसिटी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, v और b के बीच में एंगल जो है वो क्या कहलाता है, थीटा कहला रहा था होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर थीटा 0 है, या थीटा जो है बेटा वो कितना है 180, थीटा 0 होने का मतलब चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है, और थीटा 180 होने का मतलब चार्ज पार्टिकल जो वो कैसे जा रहा है, एंटी पैरेलल जा रहा है। पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई भी चार्ज जो है वो जा रहा है किसके, चार्ज जो है वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो फोर्स जो है सर वो इस केस में कितना हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 करोगे तो भी कितना है 0, साइन 180 करोगे तो भी कितना है 0। एंड इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो काम जो है वो क्या करना है, थीटा जो है वो कितना है 90 हमारे पास है, परपेंडिकुलर एंट्री अगर हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन 90, और साइन 90 जो है सर वो किसके बराबर होता है 1 के। तो फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू वी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि फोर्स जो है वो बी क्यू वी। अब पढ़े ध्यान से, जब पैरेलल होते हैं तो फोर्स मैक्सिमम है, गलत बात है बेटा ये तो, उस टाइम पे तो फोर्स 0 है। ठीक है, बी क्यू वी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ट्रिग्नोमेट्री हट जाती है तो बेटा वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एंटी पैरेलल चलते हैं तो भी वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम होती है, वो 0 वैल्यू होती है। मैक्सिमम होती है जब परपेंडिकुलर एंट्री लगती है। डी ऑप्शन देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कब है सर, वो तो थीटा पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, आपने कंसेप्ट को जो है वो समझा है, उसके बाद काम जो है वो करने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको क्या कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे जो है वो आपको फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर स्केल के बीच में जो है रिलेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश करना है। अब ये तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात हो रही है बेटा, मान लो कोई और क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाए, किसी और कन्वर्जन के लिए अगर आपसे बात करी जाए, तो हम जो है थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई भी कन्वर्जन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जो है बड़ी आसानी से उस काम को जो है वो कर पाएंगे। तो चीजें जो है आप लोगों ने करनी क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो है वो अलग अलग जो है टेम्परेचर के स्केल्स जो होते हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एक जो है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का स्केल है, फिर अगर मैं बात करता हूं तो केल्विन स्केल हमारे पास है, फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज़ है वो आपने क्या करनी है, अगला जो डाटा है वो हमारे पास है रेमर स्केल। ये शायद आपके लिए नया हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो इनमें सभी में आपने क्या लिखना होता है, लोअर पॉइंट लिखना होता है, और क्या लिखना होता है, अपर पॉइंट। एक जो है लोअर पॉइंट है, एक जो है वो क्या है, अपर पॉइंट है। लोअर पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से काम है। केल्विन में यही बात करते हैं तो 273 केल्विन और 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में अगर मैं बात करता हूँ 32 है, और फिर जो है वो क्या है 212 है। अगली बात करता हूँ तो 0 रेमर है, और अगली जो बात है वो हमारे पास क्या है 80 रेमर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है। अब काम जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि स्केल 1 माइनस लोअर पॉइंट, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप कोई भी कन्वर्जन जो है बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अपर पॉइंट माइनस में क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट। अगली बात करता हूँ तो अगली जो चीज है वो आपने क्या करनी है, अगली चीज करनी है स्केल 2 माइनस में क्या है लोअर पॉइंट, और अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट। ठीक है, एलपी का मतलब यहाँ पे क्या है लोअर पॉइंट है, और यूपी का मतलब यहाँ पे क्या है अपर पॉइंट है। तो मान लो मैं जो हमारा क्वेश्चन है उसी को ही सोल्व करता हूँ कि डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है, पहले ये काम करवाऊंगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन जो मिटाऊँ हम इसके बेरे लगा रहे होंगे। तो स्केल 1 जो है वो क्या लेना है, सेल्सियस लेना है। स्केल 2 जो है वो क्या लेना है, फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस सी है, लोअर पॉइंट सेल्सियस का कितना है 0, अपर वाला कितना है 100 है, लोअर वाला कितना है बेटा 0 है। फ़ारेनहाइट की बात करूं तो एफ माइनस कितना हो गया 32, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अपर पॉइंट कितना है 212, और लोअर वाला जो है वो कितना है 32 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। कि चर्चा जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो बातें जो है हमारे पास क्या है, थोड़ा सा पोर्शन जो है छोटा करके लिख लेते हैं कि काम जो है वो हमने क्या करना है, कि चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हो रही है। कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्केल 1 सेल्सियस वाला है माइनस लोअर पॉइंट सेल्सियस का कितना है 0, अपर पॉइंट कितना है 100, लोअर वाला दोबारा से कितना है 0 हमारे पास है। स्केल 2 की बात करता हूँ तो फ़ारेनहाइट है, लोअर पॉइंट कितना है 32, अपर पॉइंट 212 है, और माइनस में कितना हो गया 32 हमारे पास। इस तरीके से चीजें जो है ना वो बन जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो है सर वो कितनी बन जाएगी 180 हमारे पास बन जाएगी। ऐसे करके काम जो है ना वो आपके पास चल रहा होगा। सेल्सियस बाई 100 एफ माइनस 32, और ये जो आंसर है ये कितना हो गया 180 हमारे पास होगा। अब इन वैल्यूज को अगर आप सोल्व करना चाहें तो बेटा काम क्या हो जाएगा, सी बाई 100 था इंटू 180 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, एफ माइनस 32 हमारे पास है। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बात करता हूँ तो 9, और ये जो वैल्यू ये क्या होगी 5, तो 9/5 सी प्लस 32, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। हालांकि ये रिलेशन जो है
वो ज्यादातर बच्चों को वैसे भी याद होगा, लेकिन अगर मान लो आपसे रेमर और सेल्सियस का कन्वर्जन पूछ ले तो क्या करोगे? तो आपने इसी तरीके से काम जो है ना वो समझना है कि एक जो स्केल है वो सेल्सियस है, दूसरे वाला जो है वो क्या है, रेमर है, उनका कन्वर्जन जो है वो आप कर सकते हैं। आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कन्वर्जन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वाले का आंसर तो हमारे पास क्या है कि फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना है 32 हमारे पास है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। मान लो मैं और क्वेश्चन बोलता हूं आपको कि वो वैल्यू बताओ कि जिसमें मतलब कि हमें जो है 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपसे पूछा गया कि हाउ मच रेमर के बराबर है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जो अप्रोच है बेटा वो क्या होनी चाहिए? हमें फॉर्मूला पता है सर, स्केल 1 माइनस में लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस में क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट हमारे पास। यहाँ पे बात करूंगा तो स्केल 2 माइनस लोअर पॉइंट, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिख लिया जाएगा, अपर पॉइंट माइनस में क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करने चलता हूँ तो सेल्सियस वाला 40 दे रखा है, लोअर वाली वैल्यू कितनी है 0, अपर वाली 100 है, लोअर वाली कितनी है 0। स्केल 2 रेमर में वैल्यू जानना चाहता हूँ, 0 थी, अपर वाली 80 जैसे याद करवाई थी, लोअर वाली कितनी है 0 के बराबर है। तो 40/100 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। 0 से सर 0 कैंसिल हो जाएगी, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेमर स्केल में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 32। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर वन। एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में कैसे जाते हैं, ये जो डाटा है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। अब जो काम है वो क्या कह रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से आपने कहा जाना है डेंसर में। अब रेयरर और डेंसर जो है बेटा वो आपको पता है पार्टिकल्स के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि जहां पे पार्टिकल पास पास होते हैं वो कैसा मीडियम होता है, डेंसर। जहां पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो जो मीडियम है सर वो कैसा होता है, रेयरर होता है। अब अगर मैं बात करूं तो एक मीडियम जो है वो हमारे पास क्या है, रेयरर है। मान लो इनके बीच में हम डिफरेंस जो है वो लिखना चाहें तो एक रेयरर मीडियम है और एक जो है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टिकल्स जो है वो कहाँ होते हैं, P4 पार्टिकल है, और पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। डेंसर मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टिकल जो है वो कैसे होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो है वो क्या रहेंगे सर, पास पास रहते हैं। पार्टिकल्स अगर दूर है तो रेयरर मीडियम है, पार्टिकल्स अगर पास पास है तो कैसा है, डेंसर मीडियम है। फिर अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, जैसे इनमें बात करूं तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, कम, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सर वो क्या होता है, ज्यादा होता है। म्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, म्यू से लिखा गया है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें बेटा वो हमारे पास क्या हो सकती हैं कि यहाँ पे रेयरर मीडियम में स्पीड जो है वो क्या होती है, ज्यादा। रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी और डेंसर मीडियम में स्पीड जो है सर वो क्या मिलती है, कम मिलती है। ये चीज हमारे पास है, ठीक है जी। अब इसको समझने का तरीका जो है बेटा वो हमारे पास क्या होगा कि लाइट जो है वो कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। बेटा रेयरर का मतलब क्या है कि तुम्हारा घर जो है, हमारा घर जो है वो किसका काम कर रहा है, रेयरर का, क्योंकि जगह ज्यादा है, बंदे जो है वो क्या है, कम है। डेंसर की बात करता हूँ तो मान लो आप किसी मेले में चले गए हैं, मेला जो है वो किसका काम कर रहा है, कोई भी जो मेला है वो किसका काम करेगा, डेंसर का। मतलब कि जगह जो है उसमें जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, पास पास आ गए हैं, पास पास आ गए हैं, तो वो किसका काम करेगा, डेंसर का। तो अगर मैं बात करता हूँ तो चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, मान लो इस तरीके से काम है कि एक रे ऑफ लाइट रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। तो रेयरर का मतलब क्या है, घर है, और डेंसर का मतलब जो है वो क्या है, मेला है। तो मान लो आप जो है वो रेयरर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर की तरफ जा रहे हैं। रेयरर से डेंसर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, मतलब घर से आप मेले की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल रे होती है ना, ये मम्मी का काम करती है। मम्मी का काम कैसे कर रही है कि अगर आप घर से मेले की तरफ जा रहे हैं तो मम्मी उंगली पकड़ेगी और अपने पास बुला लेगी। तो ये जो कन्वर्जन है ये क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारे पास, कि ये जो काम है ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी। अब मान लो आप उल्टा जा रहे हैं, घर मेले से घर चले जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाओगे। तो लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर, मतलब कि घर से कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। घर से अगर मेले में जाते हैं तो बेटा क्या होता है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम होती है, और ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मम्मी पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। तो नॉर्मल जो है वो ये काम जो है वो आपने कर लिया। समझ आ रही है आपको ये बातें? तो ये जो चीजें हैं ये आपने किसके लिए देखी हैं, CDS 2 के लिए आपने बात जो है वो करी है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम बातें जो है वो कर रहे हैं बेटा, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। 2022 के क्वेश्चन जो है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है उनमें आपने देखा है कि बार बार जो चीजें हैं वो टॉपिक्स जो है वो लगभग हमारे क्या रहे हैं, सेम रहे हैं। जिनमें जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2। मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो क्या दे रखी है, +2 दे रखी है। और एक बात जो है बेटा वो आप सब जानते हैं कि ये प्लस अगर साइन होता है मैग्निफिकेशन में, प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। प्लस का जो मतलब है, प्लस जो है वो हमारे पास क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारे पास होता है, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। टू टू जो है, टू का मतलब हमारे पास क्या होता है, टू का मतलब क्या है, ये चीजें जो हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इस तरीके से। तो 1 से बड़े के लिए अगर आप बात करेंगे तो इमेज जो है वो कैसी होगी, एनलार्ज होगी। 1 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और 1 से छोटी अगर है तो साइज जो है वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। तो हमारा जो डाटा है, अच्छा माइनस अगर मैग्निफिकेशन हो तो हमें क्या पता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है तो कैसी होगी, एनलार्ज होगी। तो इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। रियल इन्वर्टेड वैसे गलत, रियल इन्वर्टेड वैसे गलत। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करो, इरेक्ट है, वर्चुअल है और कैसी है, लार्जर साइज की। ये काम जो है वो आपने करना है। ऑप्टिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा ऑप्टिक्स का। अगली जो बात है वो आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर रजिस्टिविटी फॉर सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। बेटा अगर मैं बात करता हूं तो हमें जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी पता है सबसे कम किसकी होती है, मेटल्स की रजिस्टिविटी कम है। उसके बाद रजिस्टिविटी जो है वो किसकी होगी, सेमीकंडक्टर की होगी या एलॉयज जो है उनके लिए होगी। और सबसे ज्यादा जो रजिस्टिविटी है वो किसके लिए होती है, इंसुलेटर्स के लिए होती है। इस तरीके से काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है कि सबसे कम जो रजिस्टिविटी है वो मेटल की होती है। और मेटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिल्वर की सबसे कम है। तो सिल्वर की सबसे कम है तो ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, हमारे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि सिल्वर की सबसे कम है। उसके बाद एलॉय में कौन आ रहा है, नाइक्रोम जो है वो आ रहा है हमारा, ठीक है। फिर नाइक्रोम की होगी और इंसुलेटर में क्या आ रहा है, ग्लास। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्यों करेक्ट हो जाएगा वो आपको पता है, क्योंकि सबसे जो मेन बात है वो ये सीक्वेंस है कि रजिस्टिविटी ऑफ मेटल देन सेमीकंडक्टर देन इंसुलेटर, इस तरीके से काम करना है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट अगर सर्किट हो गया है, सर्किट जो है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट अगर हो गया है तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात जो है ना वो आपने जाननी है। तो काम जो आप लोगों ने क्या करना है, सुने ध्यान से। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे काम अगर मैं करता हूं तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे बेटा करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। करंट जो है वो अब्रप्टली जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आपने क्या करना है, रिड्यूस नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, इंक्रीज कर जाता है हैवीली। शॉर्ट सर्किट में एकदम से करंट जो है, चार्जेस का फ्लो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमारा जो करंट है वो एकदम से शार्प चेंज जो है करंट के अंदर आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। तो एक जो बात है बेटा वो किसके बारे में हो रही है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल। जैसे कि आपका फैन की मोटर है तो आप उसको दे क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो उसको बदल रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपसे तो क्या पूछी है, नॉट करेक्ट जो है ना वो पूछी हुई है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ये भी प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है कि जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का डिवाइस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कोयल आर पैरेलल, मतलब कि सेंटर पे जो लाइंस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सीधी जा रही होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है जी। वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन है बेटा कि ग्रीन इंसुलेशन वाली वायर जो वो कैसी होती है, अर्थ वायर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि ये लाइव वायर होती है, नहीं, लाइव वायर का तो कलर कैसा होता है, रेड। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और आपको यही बताना था कि स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, हमें गलत बतानी थी। तो गलत जो ऑप्शन है वो क्या है कि ग्रीन इंसुलेशन वाली तो अर्थ वायर होती है, इन्होंने तो क्या कह दिया उसको, लाइव वायर। लाइव वायर की अगर बात करूं तो लाइव वायर जो बेटा उसके बारे में क्या जानते हैं, लाइव वायर तो कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है लाइव वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुने ध्यान से। अ बॉडी कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स। एक जो राउंड है वो कितना है कि डायमीटर जो है वो 200 मीटर है, और एक राउंड कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 30 सेकंड का समय लगता है। और उन्होंने क्या कहा है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट एंड 45 सेकंड्स, 3 मिनट प्लस 45 सेकंड्स। चलिए बेटा, तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो हमारे पास ये टोटल बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई मिनट को सेकंड में मतलब मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस यहाँ पे बात करता हूँ कितना हो गया 45। तो ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 225 सेकंड्स हमारे पास हो जाएगी, ठीक है इतनी बात। अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है बेटा वो आपने क्या करनी है, समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि इसको अगर मैं 30 के मल्टीपल्स में लेता हूं तो 180 प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको किसके 30 के मल्टीपल्स के तौर पे अगर मैं इसको लेना चाहूंगा तो चीजें जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैसे बना लेंगे इसको। 30 का मल्टीपल जो है वो कितना हो जाएगा 210 प्लस 15 जो है वो हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब कि 210 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आपने 210 सेकेंड्स जो है वो बनाया है। इस बात का क्या मतलब है, इस 7 रिवोल्यूशन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना है, एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम है 30 सेकेंड्स। तो 210 में 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, मतलब कि अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, क्योंकि एक पूरा सर्कल अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहती है, सेम। इनिशियल और फाइनल जो है अगर सेम है तो आप जो है वो क्या कहते हैं, इनिशियल और फाइनल अगर सेम रहती है तो हम कहते हैं कि सर हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है, 0।
बची क्या है 15 सेकंड्स। इन 15 सेकंड्स में क्या होगा बेटा, हाफ राउंड लगा पाएगा वो। और आधी रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो वो ए से चला है और घूम के वो दोबारा यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है, डायमीटर। और डायमीटर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो डायमीटर जो है सर वो कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 200 मीटर के बराबर। ये काम जो है ना वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। अगली जो बातें हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स इस साल जो मतलब कि हमने पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन करा है उनमें भी अवेलेबल था, इन वालों में भी अवेलेबल है बेटा। तो व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट डलेगा अगर मास, एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या कर दिया गया है, डबल। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। एक ऑब्जेक्ट का मास, बेटा मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको इनिशियल और फाइनल लेके चलने हैं। तो एक जो काम है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, फाइनल है। एक इनिशियल है और एक जो नाम है वो क्या है, फाइनल। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक मास m1 था, उसको क्या कर दिया गया है, डबल। उसने दोनों को डबल करने के लिए नहीं कहा है, उसने क्या कहा है, वन ऑब्जेक्ट को क्या करना है आपने, डबल करना है। तो मास को डबल कर दो, दूसरे वाला मास जो है उसको क्या रखो, सेम रखो। डिस्टेंस को भी क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ऐसे करके काम जो है ना वो आपने करना है। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या बता रखे बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर। जी m1, नए वाला मास कितना है 2m1, दूसरे वाला मास कितना है m2, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर। तो 2 आगे चला जाएगा, 2gm1m2 डिवाइडेड बाई 2d का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4d का स्क्वायर। 2 से बेटा ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और gm1m2 बाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स है। तो फोर्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। तो हमारा जो फोर्स है वो हाफ हो जाएगा, फोर्स बिकम्स हाफ। ये काम जो है ना वो आपने करना है। क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, इस ईयर में भी देख रहे हो आप, और इससे अगले वाले ईयर में भी जो है वो आपने क्वेश्चन जो है वो देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड जो है वो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो पढ़ते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ जो होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन कैन एंटर इन द ग्रीन हाउस, वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड जो है फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। क्या मतलब है बेटा, सुनिए ध्यान से। एक छोटी सी बात जो है ना बेटा, वो कंसेप्ट जो किससे रिलेटेड है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। ई फॉर एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है वो हमारे पास वेवलेंथ है। तो जहां पे वेवलेंथ कम होगी वहां पे एनर्जी जो है वो क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी क्या मिलेगी, ज्यादा, ठीक है। इंफ्रा रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इन द ग्रीन हाउस, वो ग्रीन हाउस में एंटर कर सकती हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। लॉन्गर वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। तो वो जो है वो कैन नॉट पास बैक आउट, मतलब कि बातें जो है वो क्या करेंगे, जिनके पास एनर्जी है वो उस काम को कर पाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेज 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, 9 न्यूटन। व्हाट वुड बी वेट ऑन द सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स। तो आपको जो काम करना है बेटा वो क्या करना है, चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि सर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक बात है। वेट पे प्रभाव बताओ, तो बेटा वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जी के। अगर आप ग्रेविटी बढ़ाओगे तो वेट भी जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। ग्रेविटी को 9 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वेट भी जो है सर वो कितना ही बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स। तो वेट बिकम्स 9 टाइम्स, वेट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। ओरिजिनल में वेट कितना था 9, अब दोबारा से 9 टाइम्स कर दिया गया है, तो 81 न्यूटन जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं बेटा, ये जो है वो आपने पहले ही स्टार्टिंग की क्लासेस में ही जो है 10th क्लास में ही क्वेश्चन पढ़ रखा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता है। तो आपको जो स्टार है वो दो पोजीशंस के बीच में ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, याद रखना है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट बात करता हूं, कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 है बेटा, ये बात मैंने बताई थी। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ जो वो कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। किस डिस्टेंस पे रखें कि लेंस की रियल इमेज सेम साइज, सेम साइज जो वर्ड आता है बेटा वो आपको पता है कि सेम साइज के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको 2f पे, 2f का मतलब यहाँ पे जो है डबल ऑफ फोकल लेंथ पे आपने रखना होता है, 2 इंटू 15। तो 2 इंटू 15 करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे आपने रखना पड़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो काम जो है वो क्या हो जाता है,
कि हमारी जो साइज है वो क्या मिलता है, आपको सेम मिल रहा होता है। अब CDS2 के जो क्वेश्चन है बेटा उनके बारे में बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे बढ़िया कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो क्या होते हैं बेटा, सबसे बेस्ट तो क्या है, सिल्वर है। मेटल्स होते हैं कुल मिला के बात ये है, तो सबसे बेस्ट जो है वो तो क्या है, सिल्वर। तो ऑप्शन या तो ए है या बी है, ठीक है। अगले तो नहीं बनेंगे। अब लेड जो है और कॉपर, कॉपर मेटल की कैटेगरी में, मेटल्स जो है वो बढ़िया कंडक्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट सिल्वर है। उसके बाद मेटल वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिला वो किस में मिला है, कॉपर में देखने को मिला है। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। बेटा स्कूल बेल का पर्पस क्या है, स्कूल बेल का पर्पस है साउंड क्रिएट करना, और मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है वो प्रॉपर्टी है कि दे आर सोनोरस। वो कैसे होते हैं, वो आवाज क्रिएट करते हैं जब उनको, मतलब कि कोई फोर्स जो है उनपे एकदम से अचानक से इंपैक्ट जैसे ही उनपे लगता है तो वो क्या करते हैं, साउंड जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है 10 kg, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास बेटा 10 है, वेलोसिटी भी जो है वो कितनी है 10, तो मोमेंटम तो कितना आ जाएगा 100, और यूनिट क्या बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड, या इसको जो है बेटा वो हम न्यूटन सेकंड में भी लिख लेते हैं, तो 100। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए हैं। अब अगला पार्ट क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ लिख लिया, मास की जगह कितना है 10, वी की जगह कितना है 10 का स्क्वायर हमारे पास है, तो 2 से ये 5 पे चला जाएगा, तो 5 इंटू 100, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 500 जूल। तो ऑप्शन जो है वो सी जो है वो तो पहले गलत हो चुका था, 100 एंड 500 ये ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट बनेंगे, ठीक है। 100 जो है वो हमारे पास मोमेंटम है, और 500 जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो आपको किस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन जो है बेटा वो दे रखा है आपको, और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है हम लोगों ने करनी क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो आपको दिखा रखा है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है ना वो दोनों लगा रखे हैं। अच्छा, कैपेसिटर से रिलेटेड हम एक बात जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है डीसी सर्किट को, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सर्किट। कैपेसिटर जो है वो डीसी सर्किट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस मुझे वर्ड कहना चाहिए, रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है, एक्सी से लिखते हैं 1/ओमेगा-c। ये बात जो है डीसी सर्किट में ओमेगा जो है वो 0 होती है, तो समथिंग बाई 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो बस ये याद रखेंगे, कैपेसिटर जो है वो डीसी सर्किट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। डीसी जो सर्किट्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। कुल मिला के ये जो है 10 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और बैटरी किसका सोर्स है, डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स है तो ये कैपेसिटर वाले रीजन में कोई भी करंट जो है वो नहीं जा रहा होगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। तो अब कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2, और ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो कुछ कहानी है ही नहीं। तो R1 और R2 जो है, R इक्विवेलेंट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 बन जाएगा, और 10 + 10 कितना हो गया 20 ओम। ये बात अच्छी लगी तुम्हें। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो V = किसके बराबर है, IR के बराबर होता है। तो अगर मैं I बताना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, V / R इक्विवेलेंट। तो V के बारे में अगर हमने बात करी तो V जो बेटा वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 10, R इक्विवेलेंट कितना निकाला है, तो 0.5 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा कंसेप्ट जो है वो यूज किया जा रहा है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होती हैं कि कैपेसिटर जो है वो डीसी सर्किट को ब्लॉक कर देता है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। उसके बाद पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन, पिच जो होती है बेटा वो किसका फंक्शन होती है, ये बात जो है ना वो आपने बतानी है। पिच जो है वो डिटरमाइन करी जाती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं उनसे इसको डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला डिवाइस जो है वो क्या है, एमीटर है। बाकी बात करता हूं तो बेटा काम जो है वो क्या है, मोटर क्या करता है, मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और जनरेटर जो है वो करंट को पैदा करने का काम होता है। करंट को इंड्यूस करने का जो पर्पज है वो किसका है, करंट इंड्यूस किया जाता है किससे, जनरेटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, और ये काम जो है ना वो हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, मेटल वायर ऑफ लेंथ, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ जो है वो आपको दिखा रखी है। मेटल वायर की लेंथ जो है वो कितनी है, L, डायमीटर D है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मटेरियल अगर सेम रखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है ρL / A, मटेरियल सेम रहा तो रो जो है बेटा वो क्या रही, सेम। लेंथ भी ये क्या कह रहे हैं, लेंथ भी क्या रखी गई है, सेम।
डायमीटर को डबल कर दो, डायमीटर के बदलने से क्या बदलेगा, एरिया। और अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अगर मैं लिखूं तो इसको अगर लिखना चाहें तो डायमीटर के टर्म में क्या लिखेंगे, डायमीटर का फॉर्मूला एरिया के लिए क्या होता है, काम जो है π/4 d²। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d² के। d को देखो पहली बात तो बढ़ाया गया है, डबल करा गया, डबल करा गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम होगा। अब कम होने वाला ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, बचा r/4 और r/2। अब डायमीटर का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर करूंगा तो 4 का कोफिशिएंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। डबल का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, 4 बनता है। इस तरीके से काम आपने करना है। फिर अगली जो बात है बेटा वो आपने क्या करनी है, इंडिया में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी इन ऑल मैटर कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं बेटा वो कौन हैंडल कर रहा होता है, डीसीटी कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, डीसीसी जो है वो इनको डील कर रहा होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है अगली अगर मैं बात करता हूं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इससे रिलेटेड जो है वो क्या स्टेटमेंट जो है वो आपको दे रखी है, बतानी है कि कौन सी ठीक है। तो बात जो बेटा वो क्या कह रखी है, ये जो है ये दोबारा से फिर हमारा याद करने वाला क्वेश्चन है कि अभी तक जो है सबसे लार्जेस्ट जो है ये अवेलेबल है अभी तक, और ये जो है नासा ने जो है 2 एजेंसी जो है उनके साथ कॉन्टेक्ट में मिलके जो है वो ये काम करा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सर वो हमारी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट जो है बेटा वो काम जो आपने क्या करना है कि अभी जो है रिसेंटली इंडिया कमीशन फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और ये जो है बेटा ये उत्तराखंड में जो है वो कमीशन हुआ है, ठीक है। याद करने वाले क्वेश्चन है ये, तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इनटू द ऑनटू द फ्लोर। एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा है, फ्लोर पे डाला गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बतानी है कि कौन सी चीज जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म रहने का क्या मतलब होता है, वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाला जाता है तो आपको क्या पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एक्सेलरेशन है तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी जो है वो लगातार क्या करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी बदल गई है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बदलने से क्या होगा, वेलोसिटी के बदलने से मोमेंटम बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, पोटेंशियल घटती जा रही है, तो सेम जो है उसकी क्या रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लगातार क्या रही है, सेम रही है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे, अभी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले। फोकस पे रखते हैं इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो कहां बनती है, फोकस पे, तो इमेज जो है वो कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। ये बातें जो है ना बेटा वो आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। अपर्चर क्या होता है बेटा, अपर्चर क्या होता है, पार्ट ऑफ मिरर और लेंस विच इज बीइंग एक्सपोज टू लाइट, लाइट जितने हिस्से पे पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, अपर्चर। और अपर्चर जो है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, अपर्चर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फोकल लेंथ के बराबर है, ये भी बात गलत है, हाफ ऑफ फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंडिपेंडेंट होता है हमारा अपर्चर, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4, बेटा एक बात जो है वो आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि चीजें जो हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप वाटर को लेकर जाते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या कर जाती है, डिक्रीज। और एक बात आपको और भी पता होनी चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वॉल्यूम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे तो बढ़ रही होगी। ये कंसेप्ट जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ प्लेनेट है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो डिपेंड करता है मास पे, मास पे करता है, ओनली वर्ड लिखना गलत है, रेडियस ओनली जो है वो गलत है, बोथ मास एंड रेडियस दोनों पे जो है वो ये डिपेंड कर रहा होता है। ये काम जो है वो आपने करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है बेटा वो आपने लगाए हैं। अब 2021 के क्वेश्चंस जो है उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे।